Okay, this is all about my introduction. You can take my email ID from here. अच्छा बेटा, मैंने ना कुछ 4 बेसिक क्वेश्चंस रेज किए हैं जो मेरे ख्याल में हर एक स्टूडेंट जो इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट पढ़ रहा है उसको इन 4 क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। ये बेटा पहला जो वीक होगा हमारा उसमें हम बड़े फाउंडेशन लेवल पे बातें करेंगे, फिर आहिस्ता 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 हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है चीज़ों की वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, इन 4 क्वेश्चंस में से फर्स्ट वन इज व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। यार इन्वेस्टमेंट होती क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में जो इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। होपफुली आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं दे विल जस्ट गो फॉर द फ्रेजेस टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। वो लाइंस में चले जाएंगे, बट वी विल ऑपरेशनलाइज, हम इसको आज समझेंगे कि बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कहते किसे हैं। सेकंड वन इज व्हाई डू इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट। बेटा इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते क्यों है? क्या ज़रूरत पड़ी है इन्वेस्टमेंट की? क्या इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? तो इसकी बात करेंगे हम। थर्ड वन इज अबाउट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस वर्क्स। इस वीडियो में हम इसकी बात तो नहीं करेंगे, ये वेरी नेक्स्ट जो आपके पास क्लिप आएगा उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस की बात करेंगे। अच्छा, इस क्लिप के अंदर हम पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो पुट करेंगे। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे ना कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इस लेवल पे आके वो उसकी डेफिनेशन में नहीं चले जाना कि जी दिस इज़ अ एक्शन और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, फ्ला 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 फ्ला। आप इसको ऑपरेशनलाइज करें। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ अबाउट टाइम, कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिल जाती है ना तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी ड्रॉप कर दे तो इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं होगा, मिसिंग होगा। फॉर इंस्टेंस, मैं बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट रखवाना चाह रहा हूँ, तो वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना। आपको पता ही है ना कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है और एक रिस्कियर इन्वेस्टमेंट होती है। रिस्क फ्री, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट कहा जाता है जी, ये रिस्क फ्री है। एक आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवा दें, वो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं। सेकंड वन इज आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वो परचेज कर लें, तो उसमें भी कहा जाता है कि देर इज़ अ 99.99% श्योरिटी कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे। 100% नहीं कहा जा सकता कि दैट इज़ अ रिस्क फ्री, बट दैट इज़ अ 99.99% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये तो रिस्क फ्री हो गई। और दूसरी जो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है, वो इनके अलावा आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कोई ना कोई रिस्क ले रहे होते हैं। तो अगेन चलें वापस आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइम, आज इन्वेस्ट करेंगे, अभी 1 मिनट के बाद ही आपको या उसी वक्त जीरो टाइम फ्रेम पे आपको पैसे नहीं मिल जाएंगे। इफ़ यू गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट यू विल वेट फॉर द टाइम। इट डिपेंड्स कितना टाइम आपने लेना है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क टॉलरेंस। इन दोनों के ऊपर अभी मैं बात करता हूँ। एक तो टाइम चाहिए, सेकंड वन इज़ अ कैपिटल। पैसों के बगैर तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ना। तो कैपिटल के 2 सोर्सेज हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, पहला टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इन्वेस्टर। हर बंदे का हर बंदे की सिचुएशन बेटा एक जैसी नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं बात करूं किसी एक यंग इंडिविजुअल की, कंपैरेटिवली जिसकी एज तकरीबन 25 से 30 साल है, तो ही हैज़ अ टाइम टू टेक रिस्क।
उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसके सर्कमस्टांसिस उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करे। अब एक बंदा है जो रिटायर हो गया, अब रिटायरमेंट के बाद जनरली लोग रिस्क टेकिंग की तरफ नहीं जाते, लोग रिस्क अवर्स होते हैं, दे आर नॉट रिस्क टेकर। तो सिचुएशन एक जो यंग बंदे की है दैट इज़ अ डिफरेंट, और जो एक बंदा जो रिटायरमेंट एज पे है उसकी सिचुएशन हो रहा है, तो टाइम टेकिंग दोनों की डिफरेंट होगी। तो इट वेरीज, इट डिपेंड्स। रिस्क टॉलरेंस अगेन ये भी उसी के साथ लिंक्ड है। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं तो कुछ लोग रिस्क अवर्स होंगे। जो रिस्क टेकर होते हैं ना बेटा, वो डेफिनेटली उनका टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू रिस्क अवर्स। अच्छा, इसके बाद सेकंड कंपोनेंट इज कैपिटल। कैपिटल में अब दो चीज़ें आ जाती हैं, इक्विटी एंड डेट। बेटा कैपिटल सरमाया हो गया, ये मैं बड़ी सादा अल्फाज में एक बात बताऊंगा कि पैसा जो आपके पास अभी मौजूद है, मैं अभी कारपोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, अभी चलें आपको समझाने के लिए पर्सनल लेवल पे बात करते हैं। पैसा जो आपके पास मौजूद है बेटे, वो दो तरह का हो सकता है। एक या तो वो आपका अपना हो सकता है, दूसरा वो आपने किसी से अरेंज किया हुआ है, उधार हो सकता है। तो पैसे अपने या उधार, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं इक्विटी और डेट। इक्विटी बेटा अपने पैसे होते हैं, डेट वो जो बारोड मनी होती है, बारोड फंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड डेट। अब वो किसी भी सूरत में आ सकता है। जनरली जो रेशो होती है इन दोनों की, अच्छा इन दोनों की जो रेशो होती है इक्विटी एंड डेट, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, वो बड़ी आपने इन्वेस्टमेंट में बड़े ध्यान से उसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि देखिए हर सोर्स की एक कॉस्ट होती है। चाहे आपकी इक्विटी है, अगर आप अब मैं कारपोरेट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, चाहे आप इक्विटी है उसकी भी एक कॉस्ट है, अगर डेट लेके आ रहे हैं तो उस कर्जा आपको कोई भी फ्री नहीं देगा, तो उसकी भी एक कॉस्ट होगी। तो अगेन दो तरह के सोर्सेज हैं, एक इक्विटी और एक डेट, दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट है। बगैर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चाहे आपका अपना पैसा है चाहे आपने किसी से उधार लिया हुआ है। थर्ड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने इसके साथ हिस्टैरिक लगाया हुआ है। अब प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बात करें ना, इसको मैं अगर थोड़ी सी डिटेल में ले जाऊँ, तो बेटा एक अकाउंटिंग की फील्ड होती है, एक फाइनेंस की फील्ड होती है। अकाउंटिंग और फाइनेंस के दरमियान जो लिंक होता है ना, वो ये है कि जहाँ पे अकाउंटेंट्स का काम ख़त्म होता है वहाँ पे फाइनेंस का काम शुरू हो जाता है। अकाउंटेंट्स जब अपने पूरे अकाउंट्स बना लेते हैं तो फाइनेंस के लोग उसको आगे जाके डिसीजन मेकिंग करते हैं उन फंड्स को लेके। तो अकाउंटेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, और जो फाइनेंस के लोग होते हैं वो कैश फ्लोज की बात करते हैं। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो, इसमें क्या फ़र्क है? तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी एक शॉप है, तो उस शॉप में मैं रिपोर्ट करता हूँ कि जी आज मैंने 20,000 अर्न किया, मेरा प्रॉफिट था। प्रॉफिट समझते हैं ना, नेट इनकम, एक्सपेंस निकाल के, सेल्स में से एक्सपेंस निकाल के जो आपका बचा है, जो आपने कमाया है, दैट इज़ 20,000 मैंने अर्न किया आज, फॉर इंस्टेंस। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो आपने 20,000 अर्न किया है, लाजमी नहीं है कि ये आपके जो ड्रॉर है या जहाँ पे आपने पैसे रखे हुए हैं ये उसके इक्वल भी हो। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग ना, कि आपने 20,000 कमाया भी है, आपकी अकाउंट्स बता रहे हैं, आपकी किताब पे लिखा हुआ है कि इतने इतने की हमने सेल की, ये हमारे खर्चे थे और इसमें से निकाल के 20,000 हमने कमाया है। लेकिन जब आपने उसको ड्रॉर को खोला और देखा तो 20,000 नहीं था, वो तो सिर्फ 7,000 रुपया पड़ा हुआ था। तो फिर डिफरेंस कैसे आ गया? तो बेटा वो फिर फाइनेंस के लोग जो है ना, वो कैश फ्लोज की बात करते हैं। ये डिफरेंस ऐसे आया, हो सकता है हमने उधार में सेल्स की हो, अभी पैसे लेने हैं, प्रॉफिट तो लिख दिया, सेल हो गई, पैसे नहीं अभी आए, क्रेडिट पे सेल हुई हैं, आने हैं पैसे, तो हमने उसको पहले ही सेल लिख के और उसमें से एक्सपेंस माइनस करके 20,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है। लेकिन फाइनेंस के लोग इसको नहीं मानते। फाइनेंस के लोग कहते हैं जी
प्रॉफिट्स की जगह कैश फ्लोज की बात की जाए कि जेन्युइन में कैश कितना पड़ा हुआ है। ये जो उधार ट्रांजैक्शंस होती है ना, इसकी वजह से प्रॉफिट्स और कैश फ्लो में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, खैर खैर वापस आते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के तीन कंपोनेंट्स हैं, टाइम, कैपिटल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब हम कहते हैं कि दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अबाउट एक्सपेक्टेशंस। और एक्सपेक्टेशन के बारे में दो तरह के लोग हैं। अगर मैं एक जनरल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं जी हमें लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, वो जो कोटेशन वगैरह होती हैं। ऑन दी अदर हैंड बेटा कुछ लोग कहते हैं जी एक्सपेक्टेशन जो है वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। हम फिर भी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो एक एक अलग से फिनोमिना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बेटा एक्सपेक्टेशन के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्सपेक्टेशन के बगैर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वही पैसे लगा रहे हो और वेट कर रहे हो कि भाई साल बाद मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न क्या है? दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज एक्सपेक्टेशन। ओके। अब होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के बाद बेटा आपसे किसी ने पूछा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो आपने तीन बातें बता देनी है। दैट्स टाइम, कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशन। जब ये तीनों मिल जाती है ना तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका हमने होपफुली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया। व्हाई डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। अब आगे देखते हैं। द सेकंड बेसिक क्वेश्चन कैन बी, ये खुद से मैंने जनरेट किए हैं क्वेश्चन। व्हाई डू इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट। यार ये इन्वेस्ट करते क्यों है लोग? कुछ मैंने रीजंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे ताकि हम इनको डिस्कस कर सकें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। फर्स्ट वन इज एन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या चीज़ है? कोविड-19 आउटब्रेक जो अभी रिसेंटली हुआ है, इसमें बेटा लोगों की वल्नरेबिलिटी, लोगों की फ्रेजिलिटी एक्सपोज हुई है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनके हालात बहुत बदल गए हैं। लोगों को उनकी सैलरीज नहीं मिली, सैलरीज में कट लगे हैं। ठीक है, बड़ा बुरा हाल था इस सारी सिचुएशन के अंदर। वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, मतलब ठीक है, जिनके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज थे इन एडिशन टू देयर जॉब्स, वो बड़े सुकून में रहे हैं कोविड-19 में। चले कहीं से सैलरी कट लगा है तो कहीं ना कहीं से उनको एडिशनल सोर्सेज से पैसे आ गए हैं। वो एडिशनल सोर्सेज से उनको किसी ने आके गिफ्ट नहीं किए, दैट वाज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको उसका रिटर्न मिला है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट्स करवाए हुए थे नेशनल सेविंग्स में, जिन लोगों ने बैंक अकाउंट्स में पैसे रखे हुए थे, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको रेंट आ रहा था, डेफिनेटली किसी न किसी सोर्स से वो लोग ज़्यादा रिजिलियंट थे। वो लोग ज़्यादा रिजिलियंट थे। रिजिलियंट जो है वो लोग होते हैं जो अगर क्राइसिस आता है और वो बड़ी उसमें भी पॉजिटिव बिहेव करते हैं, बड़ी जल्दी से बाउंस बैक करते हैं। अगर अगर क्राइसिस उन्हें इफेक्ट भी करे तो वो बड़ी जल्दी से खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग रिजिलियंट थे जिन लोगों ने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ। तो एवरीवन नीड्स अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई पीपल इन्वेस्ट। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बेटा हर वो बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है जो अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से पूरा कर सकता है। इज़ एन इंडिपेंडेंट, उसको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये तभी होता है जब आप लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हो। देखें, लाइफ में इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से समटाइम इवेंट्स जो हैं वो बड़े ड्रास्टिक होते हैं, क्राइसिस नुमा इवेंट्स होते हैं। जॉब लॉस भी एक इवेंट है, एक एक्सीडेंट भी एक इवेंट है, कार एक्सीडेंट। मैं उसमें फिजिकल हार्म की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहा हूँ।
तो इस सारे मामलात में एक्सपेक्टेड इवेंट्स को पूरा करने की एबिलिटी वो इन्वेस्टमेंट से होती है। आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से एडिशनल फंड्स आ रहे हैं, वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े आप उनको उठा के लगा सकते हैं। तो अगेन एक ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, और कौन नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो? हमें से तो कोई भी नहीं चाहता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना हो, सॉरी। ओके, थर्ड वन इज बिल्डिंग द वेल्थ। बेटा लोग जो है ना लोग दौलत कमाना चाहते हैं, इसको नेगेटिवली नहीं लेना आपने। वेल्थ बिल्डिंग इज अ बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंस। ये जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, ये इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, ये मार्केट्स फंक्शन प्रोवाइड करती हैं कि भाई आओ और इनमें इन्वेस्ट करो और अपने जो है ना वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़रूरी क्यों है बेटा? ये ज़रूरी इसलिए है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? इन्फ्लेशन जो होती है ना, इससे डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर गिर जाती है। आपकी फॉर इंस्टेंस जो आपकी सैलरी है, वो सैलरी बिफोर दी हाई इन्फ्लेशन रेट्स जितनी चीज़ें मार्केट से खरीद के ला रही है वो उतनी नहीं ला पाती। मैं बड़ी इसकी बच्चों वाली एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा ये जो बॉयज़ स्पेशली, आपको मैं बात बताता हूँ कि क्रिकेट के साथ इसको रिलेट करते हैं। तो कभी आज से 8-10 साल पहले क्रिकेट में जो अच्छे से अच्छा बॉल होता था ना, टेनिस बॉल, दैट वाज बिटवीन 40 to 50 रुपीज़। क्या आज के 40 to 50 रुपीज़ आपको वो बॉल लेके दे सकते हैं वही उसी लेवल का? नहीं। आपके अब 50 रुपये में उतनी परचेजिंग पावर नहीं है जितनी आज से 8-10 साल पहले होती थी। अब तो वो 100 में भी नहीं मिलता वो वाला बॉल, वही सेम ब्रांड का, उसी क्वालिटी का। तो अगेन परचेजिंग पावर गिर जाती है इन्फ्लेशन के साथ। तो इन्वेस्टमेंट आपके फंड्स को बढ़ाती है। तो फ्यूचर में आप जो है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, बड़ा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 50 लाख रुपए पड़ा है फॉर इंस्टेंस, मैं बड़ा खुश हूँ जी, मैंने इसको संभाल के रखा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिरती जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है। कितना रेट है आजकल? ये अगर लाइव सेशन होता तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता, लेकिन चले अगेन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग बेटा बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ा करें, ऑनलाइन देखा करें चीज़ों को, खुद को अपडेट किया करें। ऑडिट में एक ऑडिट प्रोफेशन है, उसमें कहा जाता है, बल्कि अक्सर प्रोफेशन में तमाम प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि यू नीड टू बी अपडेटेड। अपडेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको अपनी फील्ड का नॉलेज आना चाहिए। तो हमें चलें हम इस इन्वेस्टमेंट की इस सब्जेक्ट की डोमेन में हमें इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, महंगाई की शरह क्या है। तो देखते हैं, मैं आपके साथ आपको अपने साथ विजिट करवाता हूँ वेबसाइट। होपफुली ये इंटरेस्टिंग होगा, और अक्सर ये देखा करें बेटा, मैं आपके साथ बेटा ये शेयर कर रहा हूँ बिजनेस रिकॉर्डर, ये ज़रूर देखा करें। ओके जी, दैट इज़ अ बिजनेस रिकॉर्डर। बिजनेस रिकॉर्डर में जब ये आपके पास होम पेज आ जाएगा, तो होम पेज में एटलीस्ट आप इसकी जो स्नैपशॉट्स होते हैं ये फ्रंट पेज पे पड़े हुए हैं, ये सामने ये स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड भी अभी आ जाएगा, ये स्पीड स्लो है, ये मार्केट का आपका ट्रेंड है। इस पे अभी आगे जाके बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, वो इस पे बात होगी बाद में। अच्छा, अभी जो है हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन, तो आपने फॉरेन एक्सचेंज से होते हुए ये इकोनॉमी भी आना है। तो बेटा इकोनॉमी पे आके ये एवरेज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 11.11% है, तकरीबन 11.25% महंगाई की शरह है। ठीक है, तो लोग
अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए और उसको मैं इन्वेस्ट नहीं करता, तो हर साल ऑन एवरेज 11.25% महंगाई हो रही है, तो हर साल मेरी उस पैसों की परचेजिंग पावर, उसकी उनकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो इसलिए भी इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बेटा ये बिजनेस रिकॉर्डर देखा करें, इट्स वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। बड़ी मज़े मज़े की यहाँ पे खबरें और होती हैं। अच्छा, इसके बाद वापस आते हैं हम लोग डेरिवेटिव मार्केट्स। ओके, सॉरी। अब हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की कंपोनेंट्स की बात कर ली है। हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स पुट कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते क्यों हैं। अच्छा, इसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी की हमने बात कर ली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर ली, बिल्डिंग द वेल्थ की बात कर ली। बिल्डिंग द वेल्थ को ग्रीडी सेंस में नहीं लेना, ये महंगाई के साथ साथ भी आपने अपनी वेल्थ को बढ़ाना होता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अटेन द गोल्स, ये क्या बात हुई, अटेन द गोल्स। बेटा लोगों की लाइफ में सर्टेन गोल्स होते हैं, हम सबकी लाइफ के गोल्स हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो जिनके न्यू बॉर्न बेबी के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं कि जी ये बच्चा जब 20 साल का होगा तो इसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो हैं वो उस उन पैसों से वो पॉलिसी ले लेते हैं कि जी भी आज हम इतना इन्वेस्ट करें या हर साल इतने इतने पैसे दें तो हमें 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा 20 साल बाद। तो 20 साल बाद उनका उन्होंने प्लान किया होता है कि इस बच्चे के एजुकेशनल एक्सपेंस जो है ना उन पैसों में से पूरे हो जाएंगे। तो ये गोल्स जो अटेन, हर बंदे की लाइफ के अपने गोल्स हैं। एजुकेशन रेलिवेंट हो सकते हैं, बेटा शादी भी एक इवेंट है, इसके अंदर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इसके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लोग इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा आज मैं इतना इन्वेस्ट कर दूँ तो तब जब ये इवेंट आएगा मेरे पास इतने पैसे मौजूद हो। लोग गाड़ियाँ भी लेते हैं, गाड़ियों में भी इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए इसी तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं। चलिए आज मेरी जॉब लग गई है, मैंने 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, तो आज मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर दूँ कि मुझे मेरी वेल्थ एक्यूमुलेट होती होती 3 साल बाद इतनी हो जाए कि मैं वो अपनी गाड़ी परचेज़ कर सकूँ। तो इट डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में गोल्स कौन कौन से हैं। एक और रीज़न हो सकती है, दैट इज़ हर्ड बिहेवियर। ये मैंने खुद से ऐड किया है, ये बड़ा थोड़ा सा फनी है लेकिन दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी। हर्ड का सुना है कभी आप लोगों ने? हर्ड बिहेवियर। बेटा हर्ड जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा पहले एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम वापस आते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं, हर्ड बिहेवियर, द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू फॉलो द सेंटिमेंट ऑफ मेजॉरिटी। आपने कभी जानवरों का एक रेवट देखा है, जिस तरह से ये जा रहे हैं एलिफेंट्स, वो एक ही रो में एक ही लाइन में चल रहे होते हैं। अक्सर सड़क के किनारों पे आपने देखा हो शीप्स को, भेड़ बकरियों को, ठीक है, वो एक ही रो में एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। अब एक तो लीडर हो गया, जिस तरह ये एलिफेंट है, इसके पीछे जितने भी चल रहे हैं इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, दे दे आर जस्ट फॉलोइंग, वो फॉलोअर्स हैं। जहाँ जहाँ इसने जाते जाना है, इस हाथी ने, तो लीडर ने, वहाँ वहाँ वो सारे उसके पीछे आते जाएंगे। दीज आर हर्डिंग, ये सारे हर्ड कर रहे हैं। ये हर्ड बिहेवियर एनिमल्स में से आइडेंटिफाई किया गया। अक्सर आपने ये आंट्स में, चींटियों में देखा होगा, वो भी एक ही डायरेक्शन में चल रही होती हैं। तो ये बिहेवियर इन्वेस्टर्स में, हम जो पढ़ रहे हैं ये सिक्योरिटी मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स, इनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, ये बिहेवियर इन्वेस्टर्स में भी होता है। ये कैसे होगा बेटा? सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो इन्वेस्टर है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपने कोई गोल्स नहीं होते, वो सिर्फ दूसरों को देखता है और एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ये बड़ा हमने एक्सपीरियंस किया है।
2008 से लेके 10-12 के दौरान जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बड़ी ऊपर चली गई थी। आजकल डाउन है ये बिज़नेस। जब ये प्राइसेस ऊपर गई थी तो मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बाहर होते हैं और उन्होंने पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए बेटा याद रखिए, आपको एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है, अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत होती है, वो जनरेट करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, बहुत से लोगों ने बगैर अल्टरनेटिव जनरेट किए, बगैर प्लान किए, बस ये देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी कि सब कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो वो एक हर्डिंग बिहेवियर था। तो बाज़ औक़ात लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं। एक दूसरे को देखते देखते इन्वेस्ट करना शुरू कर देते, जैसे प्रॉपर्टी के बिजनेस में हुआ था। अभी रिसेंटली ये गोल्ड के बिजनेस में भी ऐसे हुआ है, हर्डिंग हुई है। गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही थी। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो इन अगर अगर तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे आर प्रॉपर इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जिसको गोल्ड का पता नहीं है, उसकी मार्केट का पता नहीं है, उसकी प्राइसेस बिहेवियर का पता नहीं है और वो भी इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ ये देखते हुए कि जी मिस्टर एक्स वाई जी ने इन्वेस्ट कर दिया है, मिस्टर ए बी सी ने भी इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ यार। तो दिस इज़ कॉल्ड हर्डिंग। इसे हर्डिंग कहते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई है कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ये सारी तो लॉजिकल रीज़न थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हर्ट बिहेवियर, इनके पास अपनी कोई रीज़न नहीं होती, ये दूसरों को देखते हुए इन्वेस्ट कर देते हैं। दे जस्ट फॉलो द क्राउड। रीज़न हो सकती है लैक ऑफ एक्सपर्टीज, उनको सीरी का पता ही नहीं है। इमोशंस कुछ लोग बड़े इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं। उनको ज़रा सा कहा जाए ना, वो बड़े हालात ख़राब होने वाले हैं मुल्क के, तो अगर उनके पास स्टॉक हो ना तो स्टॉक मार्केट में जाके वो बेच देते हैं। यकीन करें, वो इमोशनल इन्वेस्टर। फियर, फियर इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशन ना। तो ये फियर इनमें होता है और इसकी वजह से ये जल्दी से इमोशंस में आके ये सारे बेच रहे हैं, हम मैं भी बेच दूँ। ग्रीड। अब ग्रीडी इन्वेस्टर होगा, दैट विल बी अ इमोशनल इन्वेस्टर, जो हर्डिंग करेगा। इसको जो अगर जाके मैं बोलूँ अच्छा आईफोन के मोबाइल्स इंपोर्ट करते हैं, मैं ये रिस्ट्रिक्शन सी जो आजकल इसने पीटीए ने लगाया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इससे पहले की बात अगर इस एग्जांपल को कोट करें कि मैं अगर आपसे बोलूँ जी क्लास में आके जी आईफोन के मोबाइल्स हैं वो बाहर से बड़े मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं और यहाँ पे इनकी अच्छी मार्केट है, वो बेचे जा सकते हैं। आप में से जो ग्रीडी इन्वेस्टर्स होंगे ना, वो तैयार हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि इम्पोर्ट प्रोसेस क्या है, ये क्या आजकल रेट क्या चल रहे हैं, बाइंग प्राइसेस क्या है पाकिस्तानी मार्केट में, कितने के सेल हो रहे हैं। जस्ट उनको मैंने थोड़ा सा रास्ता बताया, वो कुछ लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से भी लोग हर्डिंग करना शुरू कर देते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ रीजंस थी कि लोग इन्वेस्ट करते क्यों हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं रिकॉल करवा दूं बेटा, अभी तक हमने दो क्वेश्चंस देखे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भूलेगा नहीं। व्हाट डू व्हाई डू इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते क्यों हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी हमें समझ आ गई, पता चल गया कि इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट होती क्यों है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेस्टमेंट, क्या इसकी अहमियत है। अगर हम इसको सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा भाई। अच्छा, एक चीज़ तो आपको मुझे ये स्टडिंग से याद आया बेटा, आप लोगों ने ना अब एक हैबिट बना लेनी है कि ऑफ एंड ऑन स्टॉक मार्केट का जो है, अब आपका ये सब्जेक्ट भी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है, आपकी आगे असाइनमेंट्स भी उस मार्केट उसी में से आएंगी। आप वेबसाइट को देखना शुरू कर दो बेटा, आपको मैं असाइनमेंट्स वहीं से दूंगा, डेटा आपने वहीं से लेके आना है। अच्छा, वो आपको बताऊंगा मैं बाद में। आपने भी क्या करना है, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट को देखा करो। खास तौर पे चले पहली ईंट रखते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो रेगुलरली स्टॉक मार्केट की वेबसाइट को विजिट नहीं करते, या उन स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी इसको विजिट ही नहीं किया। वो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं होगा, आप लोगों ने एटलीस्ट विजिट किया होगा, लेकिन जो रेगुलरली इसको विजिट नहीं करते, ख़ास तौर पे उनके लिए।
और जो करते हैं तो वो भी देख लें। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ना ये ज़रूर करना है, आपने तकरीबन डेली बेसिस पे ये बड़ी अच्छी हैबिट है, डेली बेसिस पे आप कभी एक बिजनेस रिकॉर्डर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा लिटिल बिट स्लोअर है नेट, इस वजह से वेबसाइट आराम से खुल रही है। अच्छा, डेली डाउनलोड में होम पेज है, होम पेज में आपने डेली डाउनलोड्स में जाना है। तो इस डेली डाउनलोड्स में आपको बड़े बड़े काम की चीज़ें मिलेगी। थोड़ा सा ये बिजी है, वर्किंग कर रहा है। ओके, डेली डाउनलोड्स में आए, इसको क्लिक किया, ये बेटा होम पेज है स्टॉक मार्केट का। अच्छा, ये जो है, ओके, ये आपके पास आ गई डेली की समरी। इस समरी को आप देखा करें, ख़ास तौर पे यहाँ पे आप किसी भी डेट का डेटा निकाल सकती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट रीसेंट जिस दिन का आप डेटा चाह रहे होते हैं ना, ये वेबसाइट देख रहे होते हैं, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के किसी दिन का भी डेटा निकाल सकते हैं। अच्छा, आपने डेली डाउनलोड्स में क्लोजिंग रेट समरी, इसको देख लें, या अदर डाउनलोड्स। बेटा अदर डाउनलोड्स में आपने स्टॉक मार्केट रिपोर्ट देखने के लिए, दिस वन पेज रिपोर्ट, कोई इसको देखना मुश्किल नहीं है, ये देखा करें। आज बेटा 8 सितंबर है, 8 सितंबर में आपको मार्केट के हालात एक पेज में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं जी, इसको जरा देखते हैं। आज के दिन जो प्लस में कंपनीज गई हैं वो 120 थी, जो माइनस में गई हैं वो 293 थी, जिनके स्टॉक में या शेयर की प्राइस में तब्दीली नहीं आई वो 18 थी, और टोटल 431 फर्म्स हैं जिनकी जिनके स्टॉक की आज ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, ये तो पता चल गया, डोमिनेटिंग फैक्टर है, डोमिनेटिंग फिगर है 293, तो जनरली स्टॉक मार्केट डाउन में थी आज। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि परसेंटेज चेंज कितना है। ये बेटा इंडेक्स है, इंडेक्स बनता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा जब हमारा टॉपिक आएगा, और ये इंडेक्स हमें वैल्यूज़ क्या बता रही हैं। अच्छा, ये अभी मैं बात कर रहा था, माइनस में 293 फर्म्स गई हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि -0.73 जो है ना परसेंटेज में ये तब्दीली आई है नेगेटिव साइड में। स्टॉक मार्केट आज थोड़ी सी डाउन में गई है। ठीक हो गया, तो बेटा ये देखा करें इंडेक्स वगैरह, और ये रिपोर्ट वन पेज रिपोर्ट है, इसमें आपको देख ये भी पता चलेगा कि सक्सेसफुल स्टॉक कौन से थे और जो लूज़र्स थे जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो कौन से हैं। वो आपको टाइम टू टाइम ये सारा डेटा जो है इस रिपोर्ट में, और इसके साथ साथ ये जो रिपोर्ट है ये वाली डेली डाउनलोड, इसमें आप क्लोजिंग रेट समरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ज़रूर आप लोग अपनी हैबिट बना लें, ये देखा करें। वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, और हम बात कर रहे थे लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, इन्वेस्टमेंट होती क्या है, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इन्वेस्टमेंट। इसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। पर्सनल लेवल पे भी इसके बेनिफिट्स हैं बेटा, और प्रोफेशनल लेवल पे भी इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, पर्सनल लेवल पे इसके क्या, पर्सनल लेवल से मैं आपसे एक शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन कि ये लिटरेसी, या इसको जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कह सकते हैं, कि फाइनेंस से रेलिवेंट नॉलेज, स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट मार्केट नॉलेज जो है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम जो भी किया हुआ है रिसर्च में, जिस स्कॉलर को, जिसको मैं जानता हूँ, दैट इज़ एना मारिया लूसर्दी। एना मारिया लूसर्दी है, उसकी अक्सर पब्लिकेशन फाइनेंशियल लिटरेसी पे आई होती है। इसको 2007 में जो है ना एक बेस्ट प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है, इस फील्ड में, इस एक पेपर में। अच्छा, इस जो है
एना मारिया लुसर्दी, शी इज़ फ्रॉम इटली, इटालियन इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिकेशंस हैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल लिटरेसी पे। ये इसने एक ग्लोबल सर्वे कंडक्ट किया। उस ग्लोबल सर्वे में जो इसकी फाइंडिंग थी ना, दैट वाज ड्रास्टिक। उसने बड़ा हैरान किया लोगों को कि चलें, फाइनेंशियल नॉलेज जो है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये चले डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो मान लिया कि लोग इतने फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी 3 में से 1 बंदा फाइनेंशियली लिटरेट था, अराउंड 33% ऑफ पॉपुलेशन। ड्रास्टिक रिजल्ट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, ये प्रोफेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा, वो बाद में इस पे बात करेंगे, प्रोफेशन इसको आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना, पर्सनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जिसको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो कैसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स को डील करेगा। बैंकिंग प्रोडक्ट्स में तो बेटा कम्प्लेक्सिटी आती जा रही है डे टू डे। आप देख लें, पेमेंट्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कैश पेमेंट से हम अब कार्ड की पेमेंट्स, फिर वो ऑनलाइन अकाउंट्स बन रहे हैं, वो जैज़ कैश, और आगे पीछे मामला बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, आप तो स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के, और या अगर इवन आप यू आर स्टडिंग स्टैट्स, तो स्टैट्स के साथ आप फाइनेंस का एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज कि आपने पर्सनल लाइफ में ये डिसीजन लेने हैं। यू आर अटैच्ड विद फाइनेंस, यू आर अटैच्ड विद बैंकिंग सिस्टम, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल इन्वेस्ट डेफिनेटली। तो ये जो है ना, ये हर फील्ड के साथ, या हर बंदे की लाइफ में आप डेली बेसिस पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है इसको पढ़ना, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। रिटायरमेंट डिसीजंस। रिटायरमेंट इस वक्त एक बहुत बड़ा डिसीजन बन चुका है। कैसे बेटा, आपने गल्फ से आते हुए लोगों को देखा है, जिन लोगों को 10-15 हज़ार लोग फारिग किए गए थे पाकिस्तानी, कुछ इंडियंस भी थे, चलो इंडियन की बात नहीं मैं कर रहा, अपनी जो अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कि इधर जो पाकिस्तानी वापस आए थे रिटायरमेंट के करीब या किसी भी एज में, बड़ा मुश्किल था उनके लिए डिसाइड करना क्या अब क्या किया जाए। ऐसा ही डिसीजन बेटा रिटायरमेंट एज में लेना पड़ता है, जब आपकी एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं आ रही होती, आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ को प्लान करना होता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज इसकी ज़रूरत है। आप प्लान्स तैयार करते हैं, बजट्स बनाते हैं, देखते हैं कि अच्छा भाई ये अल्टरनेटिव 1 मौजूद है, अल्टरनेटिव 2 मौजूद है, 3 4 5, इसी तरह से ये सारे अल्टरनेटिव मौजूद हैं। फिर आपने उनके अंदर से डिसीजन क्या क्राइटेरिया रखना है, तो एक वही बंदा एक अच्छा डिसीजन ले सकता है खुद से, जो इन मामलों को जानता है। हो सकता है हम में से बहुत से लोग जो इस फाइनेंशियल नॉलेज को प्रॉपर जो है इसका नॉलेज नहीं रखते, हमारी पॉपुलेशन में से, वो डेली बेसिस पे ही कभी कभार बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हो, तो उनको पता ही ना हो। तो पर्सनल लेवल पे इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सोशल नीड, तो सोसाइटी की भी ज़रूरत है भाई, पर्सन से ही सोसाइटी बनती है, ये सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे ये वाली जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए उतने रेलिवेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप स्पेसिफिकली स्टैट्स की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए पर्सनल लेवल पे। हाँ, क्योंकि ये आप एज ए पार्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन फाइनेंस प्रोफेशन, तो ये आपकी एजुकेशन आपको उस इन एरियाज़ में लेके जा सकती है। ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए 3-4 पॉइंट रखे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में पोजीशंस मौजूद होती हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो यही फाइनेंस के जो या इन्वेस्टमेंट के या इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट्स के, ब्रॉडली स्पीकिंग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के लोग होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स रखे होते हैं अच्छी अच्छी खासी सैलरियों पे। अगेन ये तो प्रोफेशनल्स इसकी जो है ना बेनिफिट्स हैं। मैं कहता हूँ प्रोफेशनल को एक तरफ रखें, आपके पर्सनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ओके,
So these were the simple questions that were raised at the start of this question, that what do we mean by investment, why do individuals invest, and what is the importance of studying investment. Hopefully all of you have understood and now like a crystal clear about these concepts. ओके, अब हम नेक्स्ट जो है वीडियो में बात करेंगे हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस वर्क्स। यार ठीक है, इन्वेस्टमेंट की भी समझ आ गई, लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं इसकी भी समझ आ गई, इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है इसकी भी समझ आ गई, ये होती कैसे है भाई, हाउ हाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस वर्क्स, इसकी अभी आप लेटर ऑन बात करेंगे। तो आप इनको रिव्यू करें, फिर जब हमारा प्रॉपर लाइव सेशन होगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। अगेन ये फाउंडेशन लेवल पे बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाके बात करेंगे। थैंक यू।